नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर है देश के एक ऐतिहासिक खबर के साथ। जी हां मेरे दोस्तों, आजादी के लगभग 76 वर्षों के बाद स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले एक बार भारत सरकार ने इतिहास को बदला है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इस खबर का विश्लेषण सुनिए, फिर आप भी इसको स्वीकार करेंगे। दोस्तों, आज तक भारतीय कानून जो थे उनमें अंग्रेजों के कानूनों के बहुत सारे लक्षण और प्रावधान जो थे वो पहले से शामिल थे। और ऐसा पता था कि अंग्रेजों ने जो संविधान बनाया था वो अपनी सुरक्षा और अपने हित को ध्यान में रखकर बनाया था, ना कि वो जनता को न्याय देने के लिए बनाया गया था। और दोस्तों, इसी कड़ी में सुधार के तहत भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। दोस्तों, इन बिलों का और इन खबरों का राजनीतिक विश्लेषण हम आपको खबर के अंतिम में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इन तीनों बिलों को ध्यान से सुनिए और इनके कारणों को समझिए कि आखिर ये बदलाव देश में क्यों जरूरी था। दोस्तों, आपको बतला दूं कि अब सीआरपीसी एक्ट जो था उसको बदल करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं होंगी, जिसमें 160 धाराओं को बदला गया है, 9 नए धाराओं को जोड़ा जाएगा और 9 नए धाराओं को निरस्त किया जाएगा। दूसरे संशोधन में आईपीसी को बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है, जिसमें पहले 511 धाराएं आती थी, लेकिन अब 356 धाराएं होंगी। इसमें 175 धाराओं में बदलाव किया गया है तथा 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी और 22 धाराओं को हटा दिया जाएगा। वहीं तीसरा बिल जो है, इसमें एविडेंस एक्ट को हटाया गया है। एविडेंस एक्ट का नाम बदल करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है, जिसमें पहले 166 धाराएं थी, लेकिन अब 170 धाराएं होंगी, जिसमें 1 धारा जोड़ी गई है तथा 5 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी के साथ साथ अब राजद्रोह के मुकदमे को खारिज कर दिया गया है, मतलब निरस्त कर दिया गया है। दोस्तों, देश में राजद्रोह संबंधित कानून जो थे उसको समाप्त कर दिया गया है, अर्थात अब राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इसके साथ ही अब इंसाफ मिलने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है तथा मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बहुत कड़े नियमों का प्रावधान किया है और इसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तथा मृत्यु दंड तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि भड़काऊ भाषण, धार्मिक अलगाववाद या किसी भी तरह के लोगों को बहकावे वाले स्पीच को अपराध के श्रेणी में रखा गया है तथा इसमें मृत्यु दंड तथा उम्र कैद तक के सजा का प्रावधान किया गया है। उसी के साथ आपको बता दूं कि अब संपत्ति कुर्की का अधिकार जो है वो संविधान के पास रहेगा, अर्थात पुलिस कुर्की का आदेश नहीं दे सकती है और ना ही बिना संविधान या कोर्ट के आदेश के कुर्की जब्ती की जा सकती है। इसके साथ साथ गिरफ्तारी के समय, सर्च के समय या किसी भी कुर्की के समय वीडियोग्राफी का होना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को, निरपराध व्यक्ति को किसी भी तरह से फंसाया ना जा सके। तथा साथ में आपको एक बात और बता दूं कि अब उन सारे अपराधियों की भी खैर नहीं है जो देश से आर्थिक धन या संपत्ति या किसी तरह का अपराध करके दूसरे देशों में जाके छुप जाया करते थे या अपने ही देश में किसी कोने में जाकर के और पुलिस के से आंख मिचौली खेलते थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि नए कानून के तहत अब ऐसे लोग जो मुकदमे के समय अदालत में हाजिर नहीं भी हैं, उन पर भी स्पीडी ट्रायल करके उन पर सजा सुनाई जाएगी। वो लोग सजा याफ्ता होंगे और उसके बाद उनको दंडित करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आर्थिक अपराध के बाद देश छोड़कर भागने वाले लोग अब गहन अपराध के श्रेणी में आएंगे या इस तरह के लोगों को किसी भी सूरत में संविधान नहीं बख्शेगा। दोस्तों, अभी तो जितने संशोधन हुए हैं उसके प्रभाव के बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर हम पूरी तरह से आपको समझाएंगे, लेकिन आज जिन बातों पर बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं।
दोस्तों, हम भारत जैसे देश में रहते हैं जिसका अपना एक सांस्कृतिक वजूद है और हमारा अपना एक सांस्कृतिक इतिहास है। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलूं कि भारत में दो तरह के पार्टियां और दो तरह की मुख्य विचारधाराएं हैं जो शासन व्यवस्था में समय बदल बदल कर रही हैं। लगभग 70 वर्षों तक भारत में कांग्रेस ने शासन किया और आपको बता दूं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। अगर गुण रूप से देखा जाए तो भारत जैसे देश जिसको सोने का चिड़िया कहा जाता था, इसका बंटवारा केवल इसलिए कर दिया गया क्योंकि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के होड़ में अपने को पीछे पा रहे थे और इसी कारण भारत जैसा देश दो भागों में बंट गया। और आप इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि आज आपने देखा कि भारत में दो तरह की मुख्य विचारधाराएं पनप रही हैं। एक विचारधारा कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के साथ है जो भारत में 70 वर्षों तक शासन की, लेकिन न तो भारत में को कोई ख्याति प्राप्त हुई और न ही भारत बाह्य रूप से मजबूत हो पाया, न ही भारत को आंतरिक आजादी मिली और न ही उस समय तक भारत टेक्नोलॉजी में कुछ ज्यादा डेवलप हो पाया था। साथ साथ अगर देखा जाए तो भारत को विश्व के सारे देश एक बाजार के रूप में देखते थे और अपने उत्पादों को किसी तरह के घटिया से घटिया उत्पादों को भी भारत जैसे देशों में लाकर बेचते थे और मुनाफा कमा के चले जाते थे। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी एक विचारधारा पैदा ली जो भारत में लगभग दो सदस्यों के साथ शुरू हुई पार्टी आज भारत के संपूर्ण भारत पर बहुमत से शासन कर रही है। और उसने अपने विचारधारा को यह दिखाया कि जब जब बीजेपी भारत में शासन में रही तब तक देश के बाह्य सुरक्षा और अंदरूनी सुरक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह रही कि जब जब बीजेपी जैसी पार्टियां भारत में आई तब तक महंगाई की दर जो है वो बढ़ती गई क्योंकि इनके सुरक्षा संबंधित और बाकी देश जहां से हानियों में आता था उस क्षतिपूर्ति को मेंटेन करने का काम बीजेपी किया करती थी। फलस्वरूप महंगाई दरों का बढ़ना, पेट्रोल की कीमतों में उछाल, कहीं ना कहीं जनता इस कारण बीजेपी को घेरती रही। लेकिन देखा जाए तो ये पेट्रोल की कीमतें और ये महंगाई दर कहीं मायने नहीं रखती है जिस तरह से मौजूदा सरकार भारत को विकास दे रही है और भारत के विकास की दिशा निर्धारित कर रही है। दोस्तों, आपने देखा है कि 70 साल में कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत को एक दिशा दे रखी थी जिस दिशा में भारत को ना तो इज्जत मुनासिब था और न ही भारत के नागरिकों को जो विदेश में रहा करते थे उनको कोई इज्जत मिलती थी और न ही भारत की सीमाएं सुरक्षित थी। चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमेशा भारत को आंख दिखाया करते थे और अपने मनमानी किया करते थे। आज एक सरकार है जो मजबूत इच्छा शक्ति दिखा रही है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपने जगह पे हैं और साथ ही साथ भारत के सांस्कृतिक विचारों के साथ आगे लेकर बढ़ रही है और भारत के मशहूर चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञों के नीतियों पर देश को आगे चलाकर विश्व गुरु की तरफ बढ़ने को अग्रसर है। और ये किसी से छुपा नहीं है कि आज वही उसी भारत की साख विश्व लेवल पर क्या है और आज हर भारत का नागरिक अपने को भारतीय कहने में गर्व का अनुभव करता है, चाहे वो भारत में रहता हो या भारत से बाहर रहता हो। दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारतीय संविधान में हुए ये परिवर्तन ये साबित करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये देश को एक ऐसे दिशा में ले जाना चाहती है जहां केवल विकास हो, देश का विकास हो, यहां भाईचारा का भाव रहे और किसी के बीच में नफरत और लड़ाई झगड़ा की राजनीति न हो। और आपने देखा कि जैसे ही कानून बदलने की बात आई, भारत में नफरत की राजनीति करने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता तुरंत उनके पेट में चुभन पैदा हो गई और उठ खड़े हुए और कानून का विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि ये लोग जो 70 वर्षों से देश को अपने विचारधाराओं पर चलाकर और इस सोने के चिड़िया को धीरे धीरे करके लूटा है, अब इन लोगों को लूटने का जगह नहीं मिल रहा है तो बिलबिलाहट जो है वो जनता के सामने आ रही है और ऐसे लोग बिलबिलाते चल रहे हैं। दोस्तों, इन विषयों पर हम और भी एक विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन आज आपसे ये बात करना सबसे ज्यादा जरूरी था कि भारत जैसे देश में संविधान जो है वो न्याय के लिए होना था, जबकि अंग्रेजों के समय में जो संविधान बनाए गए थे वो दंडित करने के लिए बनाए गए थे। और गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के इस वक्तव्य का हम स्वागत करते हैं
और भारत जैसा देश, जो भारतीय संस्कृति, जो हजारों लाखों साल पुरानी संस्कृति है, जिसका अपना एक वजूद है, उस वजूद को धीरे धीरे भारत जैसे देश के इतिहास में शामिल किया जाए, जिसको कुछ पार्टियां एक लंबे शासन काल में किसी दूसरे देशों या दूसरे समुदाय से प्रेरित होकर के साजिश के तहत उस इतिहास के पन्नों को मिटा दिया गया था, जिसके बारे में आज भी भारत का न तो कोई बच्चा जानता है और न समझता है। ऐसा देखा जाता है कि भारत के इतिहास में मुगल ही सबसे महान थे और मुगलों के द्वारा किया गया कार्य उत्कृष्ट था, जबकि भारत के जो बहादुर राजा पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे राजा थे, उनकी सारी कहानियों को पहले छुपाया गया है और ना जाने वैसे कितने राजा हुए जिनके बारे में आज भारत के लोगों को पता भी नहीं है। उन इतिहासों को धीरे धीरे इतिहास के निचले पन्नों से निकालकर और ऊपर के पन्नों में लाना ही भारत के लोगों का मानसिक विकास का मुख्य कारण बनेगा और भारत जैसे देश में लोग अपने स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे और अपने संस्कृति से जी पाएंगे। साथ ही वो लोग जो भारत में हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा चाहते हैं, लोगों को समझने की जरूरत है कि बीजेपी जैसी पार्टियां या वो राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को वरीयता देकर और साथ में ऊपर नीचे करके राजनीति किया है, एक दूसरे को ऊंचा और नीचा दिखाकर राजनीति किया है, उनके राजनीति पर तो ये अंकुश लगने का समय है। इसलिए वैसी पार्टियां व वैसे लोगों के शरीर में बिलबिलाहट होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो भारत विकास के राह पर अग्रसर है और आने वाले समय में अब भारत की जनता ही तय करेगी कि भारत का विकास किस तरह होना चाहिए। या तो वो 70 सालों के रोल मॉडल को अपनाना चाहते हैं या आने वाले 9 सालों के रोल मॉडल को और इस विचारधारा को अपनाना चाहते हैं, और किस विचारधारा से भारत का विकास बेहतर संभव है, ये भारत की जनता भली भांति तय करेगी। क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जहां साक्षरता दर कम है, वहां पर ये कुछ गिने चुने नेता लोगों को टॉफिया और मंचूस जैसे चीजें दिखाकर अपने तरफ बरगलाकर वोट तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के विकास में वो बाधक बनते हैं, जिसका समझ उन लोगों को नहीं है जो उन्हें वोट करते हैं। आपने देखा कि आज भारत में 400 सालों से पुराना मामला श्री राम मंदिर सुलझ गया और बनकर तैयार है। 2024 में श्री राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। एक तरह से जो लोग हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में श्री राम मंदिर पर राजनीति करते थे, वो मुद्दा खत्म हो गया। तो दूसरे तरफ एक लंबे समय से कश्मीर का चला आ रहा धारा 370 का विवाद भी सुलझ गया और साथ साथ में पाकिस्तान जैसे लोग जो भारतीय सैनिकों पर और कश्मीर के लोगों पर हावी रहते थे, आज दुबक कर अपने घर में छुपे हुए हैं। तो मौजूदा सरकार का ही देन है और इसके कार्य करने की नीतियों और विदेश नीति का ही देन है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो।